हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सेकेंड बुक ऑफ हिस्ट्री इन वन शॉट। सो जल्दी से सभी फ्रेंड्स को अपने ये वीडियो शेयर कर दीजिए एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। जल्दी से सभी को बुला लीजिए एंड तब तक जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। जल्दी से सभी को बुला लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन विद दिस बुक। सो इस बुक के अंदर बेसिकली आपके 4 चैप्टर्स हैं एंड दिस बुक कैरीज टोटल 25 मार्क्स एंड आपकी तीनों ही बुक 25-25 मार्क्स की हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। सो देखो, फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर परसेप्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो बेसिकली इस चैप्टर के टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सो देखो, 10th to 17th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आए थे एंड उन्होंने जो भी इंडिया के अंदर देखा वो उन्होंने अपने बुक्स में, अपने अकाउंट्स के अंदर मेंशन किया है। सो उनका क्या परसेप्शन था टूवर्ड्स आर इंडियन सोसाइटी, वो क्या सोचते थे हमारे कल्चर के बारे में, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर कल्चर के बारे में, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर सोसाइटी के बारे में, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो देखो, बहुत सारे रीजंस होते थे जिसके वजह से ये लोग ट्रैवल करते थे उस टाइम पे in search of work, to escape from natural disasters, as traders, merchants, soldiers, priests, pilgrims, और driven by the sense of adventure, यानी कि एडवेंचर के लिए। सो इन पर्पसेस के लिए लोग ट्रैवल करते थे, ठीक है। सो द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सोशल लाइफ प्रोवाइडेड बाय द ट्रैवलर्स हु विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट, यानी कि जो भी डिस्क्रिप्शंस इन लोगों ने, इन ट्रैवलर्स ने दी हैं, यानी कि इन्होंने जो अकाउंट्स लिखे हैं इनके मदद से ही हिस्टोरियंस जो हैं हमारे पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम 3 ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारा फोकस इन 3 ट्रैवलर्स के ऊपर होगा। सो दीज आर दी 3 ट्रैवलर्स जो कि इंडिया आए थे, अल बिरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रैंकोइस बर्नियर। अल बिरूनी आए थे 11th सेंचुरी में एंड ये उज़्बेकिस्तान में ख्वारिज़म एक जगह है, वहाँ से आए थे एंड इनकी बुक का नाम है किताबुल हिंद एंड दैट वाज रिटन इन अरेबिक, ठीक है। इब्न बतूता 14th सेंचुरी में आए थे, ये आए थे मोरक्को, अफ्रीका से एंड इनकी बुक का नाम है रिहला एंड दैट बुक वाज आल्सो रिटन इन अरेबिक। नेक्स्ट इज़ फ्रैंकोइस बर्नियर, ही केम इन 17th सेंचुरी एंड ये आए थे, कहाँ से आए थे भाई, ये फ्रांस से आए थे एंड इनकी बुक का नाम है ट्रैवल्स इन दी मुग़ल एम्पायर एंड इनकी बुक लिखी गई थी भाई फ्रेंच में, समझ में आया। नाउ अल बिरूनी का जन्म हुआ था 973 में ख्वारिज़म में, जो कि आज के टाइम पे उज़्बेकिस्तान के अंदर है एंड इन्हें बहुत सारी लैंग्वेज आती थी जैसे कि सीरियाक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत, ठीक है। सो इन्हें बहुत सारे बैरियर्स हमारे इंडिया के अंदर फेस करने पड़े थे, जैसे कि लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज थी वो इन्हें नहीं आती थी एंड हमारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अलग थी इनकी लैंग्वेज से। ऑल्सो हमारी लैंग्वेज के वजह से इन्हें बहुत मुश्किल होती थी टू ट्रांसलेट आर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन अनदर लैंग्वेज। ऑल्सो दूसरा बैरियर था एब्जॉर्प्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी यहाँ की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी अल बिरूनी को, वो इनको बिल्कुल फेस नहीं करना चाहती थी, दैट वाज अनदर प्रॉब्लम। एंड तीसरा है भाई डिफरेंट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि हमारे बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम हिज बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये बैरियर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नाउ 1017 में क्या हुआ था, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने ख्वारिज़म को इन्वेड कर लिया था एंड वो अल बिरूनी को एज अ हॉस्टेज जो है गजनी ले गए थे। सो अब धीरे धीरे उन्हें गजनी पसंद आने लग गया था, वो गजनी में रहने लग गए थे एंड टिल हिज डेथ वो जो है गजनी में ही रहे। अल बिरूनी का जो बुक थी उनका नाम है किताब उल हिंद एंड उनकी जो बुक थी उसके अंदर लगभग 80 चैप्टर्स थे एंड हर एक चैप्टर जो है एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता था, मतलब एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग वो यूज़ करते थे। हर एक चैप्टर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते थे, देन फाइनली एक डिस्क्रिप्शन देते थे, लास्ट में वो जो है उस डिस्क्रिप्शन को दूसरे कल्चर्स के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है कंपेयर करते थे। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स इन 80 चैप्टर्स, ठीक है। सो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को उन्होंने डिस्क्राइब करा है जैसे कि एल्केमी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को जो है उन्होंने अपने इस वॉल्यूम में जगह दी है। सो दीज आर दी वेरियस सब्जेक्ट्स जैसे कि लॉ,
religion and philosophy, festivals, astronomy, alchemy, manners and customs, social life, weights, measures. So these are the various subjects included in his account. सो जो अल बिरूनी की जो मेन डिस्क्रिप्शन है दैट इज़ अबाउट अ कास्ट सिस्टम. सो हमारे कास्ट सिस्टम के बारे में उन्होंने लिखा है. बेसिकली ये कंपैरेटिव स्टडी है. उन्होंने हमारे इंडिया के कास्ट सिस्टम को कंपेयर किया है एंशंट पर्शिया के कास्ट सिस्टम से. उन्होंने बोला कि ये जो कास्ट सिस्टम है दैट इज़ नॉट यूनिक टू इंडिया. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ कास्ट सिस्टम नहीं था, एंशंट पर्शिया के अंदर भी था. एंशंट पर्शिया के अंदर भी 4 सोशल कैटेगरीज, सोशल डिविजन्स होती थी, जिसमें सबसे पहले आते थे नाइट्स एंड प्रिंसेस, देन सेकेंड में आते थे मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट एंड लोवर्स, दूसरे लोग, देन एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट आते थे थर्ड में, एंड लास्टली पेजेंट्स एंड आर्टिशंस. ठीक है, इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम था उसमें भी जो है उसे वर्णा सिस्टम भी कहते थे. उसके अंदर भी 4 सोशल कैटेगरीज थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. लेकिन जो अल बिरूनी थे वो हमारे कास्ट सिस्टम के पॉल्यूटिंग नोशन को जो है डिसअप्रूव करते थे. वो कहते थे कि भाई पॉल्यूशन जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे मानते थे कि जो शूद्र है या फिर जो चंडाल जो लोग हैं, जिसके बारे में हमने आपकी प्रीवियस बुक में भी पढ़ा था, अगर ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, ये लोग जो है वैश्य लोग, ये चंडाल्स को देख भी लेते हैं ना तो भी वो पॉल्यूट हो जाते हैं. ठीक है, इम्प्योर होते हैं, क्योंकि ये चंडाल लोग, यानी कि कुछ लोगों को इम्प्योर बताया गया, पॉल्यूटिंग एजेंट्स ऑफ द सोसाइटी बताया गया. इस नोशन को जो है अल बिरूनी ने डिसअप्रूव किया है एंड उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होता है. वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट में हर एक चीज़ अपने आप को खुद ब खुद जो है प्योर बना लेती है. कोई इम्प्योर चीज़ है तो वो खुद ब खुद प्योर हो जाती है. फॉर एग्जांपल जो सन है वो एयर को क्लेंस करता है. फॉर एग्जांपल जो नमक है वो सी के पानी को कभी भी पॉल्यूट नहीं होने देता. इसी प्रकार हर एक चीज़ अपने आप को खुद से जो है प्योर कर लेती है. लेकिन उनका ये जो नोशन है, मतलब उन्होंने बताया कि जो नोशन है इंडिया के कास्ट सिस्टम के अंदर पोल्यूटिंग का, ये जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है विद द लॉज ऑफ नेचर. इस वजह से इस चीज़ को उन्होंने डिसअप्रूव किया. सो अब बात करते हैं इब्न बतूता की. सो इब्न बतूता रीच सिंध इन 1333 एंड वो इंडिया में आए थे इन द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे. सो उन्होंने एक बहुत अच्छा अकाउंट दिया है हमारी इंडियन सिटीज़ का. उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ की जो सिटीज़ थी दे वर वेरी बिग, बहुत पॉपुलेटेड होती थी, बहुत क्राउडेड स्ट्रीट्स होती थी, बहुत ब्राइट और कलरफुल मार्केट्स होती थी. ठीक है, यहाँ पे सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती थी. ऑल्सो दे वर द हब ऑफ सोशल एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज़. हमारे पोस्टल सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया है. इन्होंने बताया कि दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, एक सबसे बड़ी सिटी है हमारे इंडिया की. ऑल्सो दौलताबाद भी जो है दिल्ली से कोई कम नहीं है. ऑल्सो इन्होंने जो अलग अलग चीज़ जो उनके लिए अनफैमिलियर थी, जैसे कि पान और कोकोनट, इनकी डिस्क्रिप्शन दी है. ठीक है, ये चीज़ जो इब्न बतूता को बहुत सरप्राइज़ कर रही थी एंड इसी वजह से इन्होंने अपने अकाउंट में इन चीज़ों को मेंशन किया. ऑल्सो ही रिटन अबाउट मेल एंड फीमेल स्लेव्स, तो उनका डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने दिया है. इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे मार्केट्स में जो स्लेव्स हैं उनको किसी भी कॉमोडिटी की तरह बेचा और ख़रीदा जाता है. और उन्होंने ये भी बताया कि एक बार मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें बताया कि एक पर्सन थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक सर्मन दिया था जिससे वो बहुत खुश हो गए थे मोहम्मद बिन तुगलक. एंड इन्होंने मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 1000 टंकाज एंड 100,000 टंकाज यानी कि कॉइन्स और 200 स्लेव्स गिफ्ट किए थे. ठीक है, तो ये भी वो मेंशन करते हैं अपने अकाउंट के अंदर. ठीक है, सो जो डिस्क्रिप्शन दी थी इब्न बतूता में, उससे पता चला कि उस टाइम पे ट्रैवलिंग करना इतना भी आसान नहीं होता था. ट्रैवलिंग करना वाज आल्सो वेरी इनसिक्योर. ठीक है, प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं होते थे, कोई इफेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं होते थे. सो एक बार वो जब कहीं जा रहे थे तो उस टाइम पे एक बैंड ऑफ रॉबर्स ने उन पर अटैक भी कर दिया था, जिसकी वजह से ही वॉज ऑल्सो वूंडेड. ना अकॉर्डिंग टू बर्नियर की हम बात करते हैं. सो वो एक दूसरे एक ट्रैवलर थे जो इंडिया के अंदर आए थे 17th सेंचुरी में. ठीक है, सो उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का लैक है. देखो बर्नियर ने जो अकाउंट लिखा था ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, बेसिकली वो अकाउंट एक कंपैरिजन था बिटवीन यूरोप एंड इंडिया. एंड वो अकाउंट भी एक बायस्ड अकाउंट था, यानी कि उन्होंने अपने यूरोप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करी एंड हमारे इंडिया को इन्फीरियर.
ठीक है। सो उन्होंने बोला कि हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो कहते थे कि हमारे यहाँ पे किसी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है लैंड में, सब कुछ जो है राजा के पास होता है, राजा का ही पूरा सुप्रीम कंट्रोल होता है लैंड के ऊपर, जिसे क्राउन ओनरशिप कहते हैं, ठीक है। इसी की वजह से कोई भी इम्प्रूविंग लैंड लॉर्ड्स की क्लास देखने को ही नहीं मिली। इसी वजह से मतलब लोगों के पास लैंड नहीं है, इसी वजह से लोग जो है कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं लैंड में, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो कॉन्टीन्यूस एक डिक्लाइन पे है। उन्होंने हमारे यहाँ के किंग को बोला, यहाँ का किंग जो है वो बारबेरियंस का जो है राजा है, यानी कि हमारी जो सिटीज़ है वो बिल्कुल रूइन है, इल एयर देखने को मिलती है। तो उन्होंने मतलब बहुत बुरी तरीके से बुराई की है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, ठीक है। ऑल्सो उन्होंने बोला कि हमारे इंडिया के अंदर कोई भी मिडिल क्लास नहीं देखने को मिलती। सो ये बताते हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जो बहुत गरीब है या फिर वो लोग हैं जो बहुत रिच है, ठीक है। इन्होंने सती सिस्टम के बारे में भी इन डिटेल बताया। उन्होंने बोला कि कुछ विमेन ऐसी होती थी जो कि डेथ को चीयरफुली एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन कुछ विमेन ऐसी होती थी जिनको फोर्स किया जाता था टू डाई अलॉन्ग विद देयर हस्बैंड्स, ठीक है। नाउ फ्रेंकोइस बर्नियर, ये एक फ्रेंचमैन थे। ऑल्सो ही वॉज अ डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन, एंड ये इंडिया में 1656 में आए थे, एंड ये मुग़ल कोर्ट में आए थे, एंड इन्होंने एक फिजिशियन के रूप में सर्विस दी थी टू द प्रिंस दारा शुको, जो कि एल्डेस्ट सन थे एम्परर शाहजहाँ के, ठीक है। सो इन्होंने ईस्ट और वेस्ट को, मैंने बताया आपको, इंडिया को और यूरोप को कंपेयर किया है, एंड दैट वाज अ बायस्ड कंपैरिजन, एक्यूरेट नहीं था वो। सो इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दी थी, इन्होंने जो काउंट लिखा था, उसमें यूरोप को सुपीरियर दिखाया जा रहा था। सो इसके वजह से उनके अकाउंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर, फेमस भी हुए थे। ऑल्सो जो बर्नियर के डिस्क्रिप्शन थे, अकाउंट्स थे, दे इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थ्योरिस्ट इन 18-19 सेंचुरीज, जैसे कि मोंटेस्क्यू और कार्ल मार्क्स। मोंटेस्क्यू ने उनका अकाउंट यूज़ करा है एक आइडिया डेवलप करने के लिए ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, यानी कि बर्नियर ने बोला कि हमारे इंडिया के अंदर जो है, एशिया के अंदर खास करके, सारे किंग्स जो है एक सुप्रीम अथॉरिटी रखते हैं लैंड के ऊपर, जिसके वजह से इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, लोग बहुत ज़्यादा पोवर्टी और सब्जुगेशन फेस करते हैं, ठीक है। तो ये आइडिया है ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का। ऑल्सो कार्ल मार्क्स ने जो है डेवलप किया था द आइडिया ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, सो दैट इज़ सिमिलर आइडिया टू दिस। ऑल्सो बर्नियर ने मुग़ल सिटीज़ को डिस्क्राइब किया है कैंप टाउन, यानी कि वो कहते थे कि जो ये सिटीज़ होती थी मुग़ल एम्पायर के अंदर, ये जो है उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में आई थी जब इम्पीरियल कोर्ट जो है यहाँ पर आया, यानी कि जब किसी पर्टिकुलर जगह पे इम्पीरियल कोर्ट बन जाता था तो वो जगह जो है सिटी के रूप में फ्लॉरिश करती थी, एंड जब वहाँ से वो कोर्ट हट जाता था तो वो जो है डिक्लाइन होने लग जाती थी, ठीक है। तो ऐसे सिटीज़ डेवलप होती थी और रूइन होती थी, ठीक है। सो एज इन द केस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, बर्नियर वॉज ड्राइंग एन ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ सिटीज़, ठीक है। ऑल्सो अल-बिरूनी ने स्लेव्स की डिस्क्रिप्शन दी है। स्लेव्स को डोमेस्टिक लेबर के लिए भी यूज़ किया जाता था। ऑल्सो वुमेन और मेन को पालकी और डोला में कैरी करने के लिए और एंटरटेनमेंट और स्पाइंग पर्पसेस के लिए भी फीमेल स्लेव्स को यूज़ किया जाता था, ठीक है। सो बर्नियर के द्वारा ये प्रूफ करने के लिए कि वेस्ट जो है वो ईस्ट से सुपीरियर है, उन्होंने सती सिस्टम को ही चूज़ किया, मतलब उन्होंने सारी इवल चीज़ों को उठाया है। ये एक माल प्रैक्टिस थी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसके वजह से भी एक एज मिल जाती है उनके अकाउंट को। सो वुमेन लाइफ्स के बारे में बताया गया है। सो उस टाइम पे जो वुमेन की लाइफ्स थी, दे रिवॉल्व्ड अराउंड द प्रैक्टिस ऑफ सती, एंड ये बहुत ज़्यादा होता था, एंड वुमेन का लेबर भी वो उस टाइम पे बहुत क्रूशल होता था एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। लेकिन कुछ वुमेन फ्रॉम मर्चेंट फैमिलीज़ जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती थी। सो हेयर योर चैप्टर नंबर 5 कम टू एन एंड। सो होपफुली आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। सो मूविंग ऑन टू द 6th चैप्टर, दी सूफी ट्रेडिशंस। बेसिकली इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 8th to 18th सेंचुरी में कौन कौन से चेंजेस आ रहे थे रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस में एंड डिवोशनल टेक्स्ट में। सो इस टाइम पे थ्रू आउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत सारे भक्ति मूवमेंट्स देखने को मिल रहे थे, यानी कि जो लोग ब्राह्मणिज्म से, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, इन्हें अपोज करते थे, वो लोग भक्ति मूवमेंट को जो है अब ज्वाइन कर रहे थे।
सो इस टाइम पे नए टेक्सचुअल सोर्सेज देखने को मिले जो कि बेसिकली कॉम्पोजिशंस वगैरह होते थे इन पोइट सेंट्स वगैरह की। सो हिस्टोरियंस हेजियोग्राफीज़ बायोग्राफीज़ का यूज़ करते हैं जो कि इन सेंट्स के द्वारा लिखी गई थी, इनके फॉलोवर्स और डिसिपल्स के द्वारा लिखी गई थी जो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते थे। सो भक्ति मूवमेंट का मेन पर्पस क्या था? सो ये जो फीलिंग है हाई लो की, रिच पुअर की, बिग स्मॉल की, यानी कि जो डिफरेंसेस क्रिएट करे गए हैं ब्राह्मणिज्म के द्वारा, इनको एंड करना। ठीक है, सो जो लोग भी ब्राह्मणिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सहमत नहीं थे, उनके प्रैक्टिसेस से सहमत नहीं थे, वो इन भक्ति मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे। ऑल्सो इस टाइम पे एक इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स देखने को मिला। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इसके अंदर बेसिकली दो प्रोसेसेस हुए। सबसे पहले जो ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ का डिसेमिनेशन, यानी कि पहले ब्राह्मणिज्म एक बहुत डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती थी, जो ब्राह्मण्स कहते थे वही चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था। इस टाइम पे ब्राह्मणिज्म की जो पावर है वो कम होती जा रही थी। ऑल्सो दूसरी चीज़ हो रही थी, वो क्या कर रहे थे, वो रीवर्क कर रहे थे अपने हार्श आइडियल्स पे, यानी कि जो उनके आइडियाज़ वगैरह थे, जो उनकी प्रैक्टिस थी बहुत हार्श थी, उनको जो है वो हटा रहे थे, उनके ऊपर रीवर्क कर रहे थे, और दूसरे जो ट्रेडिशंस वगैरह हैं उनको अपने ब्राह्मणिज्म के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, शामिल कर रहे थे। तो ये दो चीज़ें हो रही थी। तो पहला, ब्राह्मणिज्म जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, पुरानास की कॉम्पोजिशन उन्होंने की ब्राह्मणिज्म में। देखो, पहले विमेन एंड जो लोअर क्लासेस थी, दे वर नॉट अलाउड टू रीड वेदास, इसी वजह से पुरानास की कंपोजिशन जो है की गई। पुरानास जो है दे वर एसेसिबल टू बोथ विमेन एज वेल एज लो कैटेगरीज, वो रीड कर पाते थे, क्योंकि अब ब्राह्मणिज्म डिक्लाइन हो रहा था। सो उस चीज़ को रोकने के लिए ये चीज़ की गई थी। और दूसरा, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ के ऊपर रिवर्क किया जा रहा था। ऑल्सो जो दूसरे लोकल ट्रेडिशंस हैं उनको भी ब्राह्मणिज्म के अंदर ऐड किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल, जो लोकल डीटीज़ थे उस टाइम पे, उनको जो है, जो मेजर डीटीज़ हैं उनके साथ एसोशिएट किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल, पूरी उड़ीसा के अंदर एक भगवान है, लोकल डीटी है जगन्नाथ। अब 7वीं सेंचुरी के दौरान क्या किया, उन्हें जो है प्रिंसिपल डीटी विष्णु जी से एसोशिएट कर दिया गया। क्या बोला कि जगन्नाथ जो है वो एक इनकार्नेशन है, एक फॉर्म है, एक अवतार है विष्णु जी का ही। ठीक है, तो ऐसे जो है ब्राह्मणिज्म जो है दूसरे लोकल डीटीज़ को अपने अंदर ही शामिल कर रहा था। ऑल्सो इस टाइम पे बहुत सारी गॉडेसेस को भी जो है एज प्रिंसिपल डीटी एसोशिएट कर दिया गया था। बहुत सारी गॉडेसेस को, बहुत सारी देवियों को वाइफ ऑफ प्रिंसिपल डीटी बता दिया गया। फॉर एग्जांपल, लक्ष्मी जी को विष्णु की वाइफ बोल दिया गया, पार्वती जी को शिवाजी की वाइफ बोल दिया गया। ठीक है, सो इस टाइम पे देवियों की पूजा भी शुरू हो गई थी इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, ठीक है, स्मियर्ड विद ऑकरे। ठीक है, सो इस टाइम पे भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। लेकिन भक्ति मूवमेंट बेशक स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस टाइम पे भी ब्राह्मणास एक सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड कर रहे थे। अभी भी दे एक्टेड एज द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड द डिवोटीज। समझ में आया? सो जो अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट थे, जो कि 6th सेंचुरी में स्टार्ट हो गए थे, दे वर लेड बाय अलवार्स। अलवार्स कौन थे? बेसिकली जो पूजा करते थे विष्णु जी की, जो विष्णु के डिवोटीज़ थे। नयनार्स ने भी लीड किया, जो कि डिवोटीज़ थे शिवा के। यानी कि जो अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट थे, दे स्टार्टेड फ्रॉम तमिलनाडु एंड उनको लीड किया था अलवार्स और नयनार्स ने। अलवार्स वर द डिवोटीज़ ऑफ विष्णु एंड नयनार्स वर द डिवोटीज़ ऑफ शिवा। ठीक है, इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा था एंड ऑल्सो ये ब्राह्मण्स की डोमिनेंस को जो है ख़त्म करना चाहते थे। इन्होंने फीमेल्स को इम्पोर्टेंस दी, जो कि ब्राह्मणिज्म में नहीं दी जाती थी। एंड इस टाइम पे बहुत सारे विमेन डिवोटीज़ देखने को मिली, जैसे कि अंडाल, ये एक फ़ीमेल अलवार सेंट थी, एंड करैकल अम्मैयर, ये एक नयनार फीमेल सेंट थी। ठीक है, एंड ऑल्सो नलयर दिव्य प्रबंधम, बेसिकली ये जो है ये एक मेन एंथोलॉजी है अलवार्स की। जैसे कि वेदास को इम्पोर्टेंस दी जाती है इन ब्राह्मणिज्म, वैसे ही इस चीज़ को जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है इन अलवार ट्रेडिशन। ठीक है, ये जो है ये तमिल वेदा है बेसिकली, एक तरीके से इसको तमिल वेदा बोला जाता है। सो ये जो कॉम्पोजिशन है इसकी 5th पोजीशन है इन दी वेदास इन तमिल। ठीक है, so the historians of religious after classify bhakti traditions into 2 broad categories। बेसिकली इस टाइम के जो ट्रेडिशंस थे उनको हिस्टोरियंस 2 ग्रुप्स में, 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, शगुन भक्ति एंड निर्गुण भक्ति। देखो, जब भगवान की पूजा की जाती है एक मूर्ति को सामने रख के एट्रीब्यूट्स के साथ, तो उसको बोला जाता है शगुन भक्ति। फॉर एग्जांपल,
जब अवतार की हम पूजा करते हैं, जब किसी हम देवी की मूर्ति की हम पूजा करते हैं, जब किसी फॉर्म की पूजा करते हैं, दैट इज़ नोन एज सगुण भक्ति, यानी कि विद एट्रीब्यूट्स। वेरएज निर्गुण भक्ति क्या होती है, जिसके अंदर हम एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की पूजा करते हैं, यानी कि जो एक हमारे भगवान है, जो हमारे मेन भगवान है, यानी कि जो हम इटर्नल सोल की जब हम पूजा करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर मूर्ति की, किसी फॉर्म की पूजा नहीं करते, दैट इज़ निर्गुण भक्ति। यानी कि जब अंतरात्मा से हम भगवान को याद करते हैं, दैट इज़ नोन एज निर्गुण भक्ति। नाउ भक्ति मूवमेंट एंड प्रोमिनेंट सेंट्स। सो बेसिकली भक्ति मूवमेंट के अंदर भी बहुत सारे प्रोमिनेंट सेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेसिकली 2 डिवीजन है, शगुन भक्ति ट्रेडिशन एंड निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन। शगुन क्या होता है भाई, जिसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं, निर्गुण होता है जिसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। सो इसके अंदर जो राम के डिवोटीज़ हैं, तुलसीदास ये आ जाते हैं, एंड कृष्ण जी के डिवोटीज़ आ जाते हैं, जैसे कि सूरदास, मीराबाई, ठीक है। एंड दूसरा है निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, पाथ ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज के रास्ते पे जब चलते हैं, जैसे कि कबीर, एंड दूसरा आता है पाथ ऑफ लव, जिसे जयसी ने जो है प्रैक्टिस किया है। समझ में आया, तो ये इनके एग्जाम्पल हैं, कबीर, जयसी, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, ठीक है। सो दीज आर देयर एग्जाम्पल्स। ऑल्सो 12th सेंचुरी के अंदर एक नया भक्ति मूवमेंट देखने को मिला कर्नाटका के अंदर, जिसको एक ब्राह्मण ने, जिनका नाम था बासवन्ना, उन्होंने लीड किया था। एंड इस ट्रेडिशन को वीराशैवा या फिर लिंगायत मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। सो दीज पीपल वर बेसिकली द फॉलोवर्स ऑफ शिवा, एंड इन लोगों ने रीबर्थ की थ्योरी को क्वेश्चन किया। इन्होंने बहुत सारी सोशल प्रैक्टिसेस को भी डिसअप्रूव किया। इन्होंने एनकरेज करा पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को, ऑल्सो री मैरिज ऑफ विडोज़ को भी। ये शिवा की वर्शिप करते थे, ठीक है। एंड ऑल्सो इन हिज मैनिफेस्टेशन ऑफ लिंगा, ठीक है, यानी कि लिंगा की फॉर्म में शिवा की वर्शिप करते थे। एंड ये जो डिवोटीज़ थे, ये एक सिल्वर केस में लिंगा को भी पहनते थे ऑन देयर लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। एंड इन्हें लिंगायत्स भी बोला जाता था, वीराशैवा बोला जाता था बेसिकली। समझ में आ रहा है ना सभी को। नाउ नेक्स्ट इज़ जिम्मी। अब हम बात करते हैं बेसिकली, पहले नॉर्थ इंडिया की बात कर लेते हैं। सो नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था भाई इस टाइम पे। सो नॉर्थ इंडिया में अभी भी ब्राह्मणास हैड दी डोमिनेंट पोजीशन, लेकिन कुछ दूसरे ग्रुप्स जैसे कि नाथ, जोगीज, कलंदर वगैरह, ये लोग जो हैं अभी भी देखने को मिले नॉर्थ इंडिया में, जो कि ब्राह्मणिज़्म को जो है चैलेंज कर रहे थे। नाउ सबसे पहले बात करते हैं हम जिम्मी की। देखो अब इस्लाम की बात कर रहे हैं हम। सो 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इस्लाम का राइज होने लग गया था। सो इस्लाम वर्ल्ड का पार्ट बन गया था उस टाइम पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि अब बहुत सारे लोग इस्लाम को प्रैक्टिस करने लग गए थे। सो बात करते हैं जिम्मी की। सो जिम्मी वर द पीपल जो कि दूसरे रिलीजन्स फॉलो करते थे अदर देन दी मुस्लिम, और ये मुस्लिम लीडरशिप में रहते थे। सो ऐसे लोगों को जिम्मी बोला जाता था, ठीक है। सो जो भी इस्लाम को अडॉप्ट करते थे, उन्हें 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करना पड़ता था। सबसे पहला है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, जिन्हें अल्लाह बोला जाएगा। दूसरा, प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो उनके मैसेंजर हैं। तीसरा, मुस्लिम जो लोग होते हैं उनको आर्म्स देने पड़ते हैं, जिसे ज़कात कहा जाता है। एंड उन्हें जो है रमज़ान के महीने में फ़ास्ट करना पड़ता है, जिसे सौन कहा जाता है। एंड ऑल्सो परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, जिसे हज कहा जाता है। तो ये 5 चीज़ें जो हैं परफॉर्म करनी होती हैं विद इन इस्लाम। ऑल्सो इस्लाम के अंदर एक चीज़ और होती है, बाशरिया एंड बेशरिया। बाशरिया वो सूफ़ी सेंट्स होते हैं जो कि शरिया को मानते हैं, एंड बेशरिया वो लोग होते हैं, वो सूफ़ी सेंट्स होते हैं जो कि शरिया को नहीं मानते, ठीक है। सो शरिया के प्रिंसिपल्स को नहीं मानते, ठीक है। सो 16th सेंचुरी के दौरान मोइनुद्दीन चिश्ती की एक श्राइन जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, एंड उन्होंने चिश्ती सिलसिला की स्टार्टिंग करी थी इंडिया के अंदर। एंड ये जो सिलसिला होता है बेसिकली ये पीर और मुरीद के ऊपर बेस्ड होता है। पीर का मतलब होता है टीचर, एंड मुरीद का मतलब होता है डिसिपल, भक्त, फॉलोवर, ठीक है। सो ये जो ट्रेडिशन था ये इसके ऊपर बेस्ड था। खान का बेसिकली टीचिंग हॉस्पाइस होता है, जहाँ पर ये जो सूफ़ीज़ हैं ये प्रीच करते हैं लोगों को। नाउ मेजर सूफ़ी सिलसिलास की बात करते हैं, चिश्ती, शुब्रवदी, कादिरी एंड नक्शबंद। सो दीज वर सम मेजर सूफ़ी सिलसिलास, एंड जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है चिश्ती सिलसिला, जिसके बारे में आपकी बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। सो
अब हम कबीर की बात करते हैं। सो जो कबीर के जो वर्सेस थे, दे आर कंपाइल्ड इन 3 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस, जो कि ओवरलैपिंग भी है, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब। नाउ बाबा गुरु नानक, सो ही एडवोकेटेड द फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति, यानी कि ये बिना एट्रीब्यूट्स वाली भक्ति को जो है फॉलो करते थे, एंड वो नहीं चाहते थे कि कोई नया रिलीजन स्थापित हो। सो उनके जो वर्सेस हैं उनको आदि ग्रंथ साहिब के अंदर कंपाइल किया गया है। गुरु गोबिंद सिंह जो है वो 10th सक्सेसर थे गुरु नानक के, एंड उन्होंने फाउंडेशन ले करी थी खालसा पंथ की, एंड उन्होंने सिख्स को कंसोलिडेट किया था एज अ सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। नाउ मीराबाई, शी इज़ द बेस्ट नोन विमेन पोएट विद इन भक्ति ट्रेडिशन, एंड उनके जो प्रिसेप्टर हैं रैदास, वो बेसिकली लोअर कास्ट से थे, मतलब वो जो है हर एक सोशल कैटेगरी को प्रीच करती थी। सभी सोशल कैटेगरीज, खास करके लोअर सोशल कैटेगरीज वर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय हर प्रीचिंग्स, ठीक है। वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है पुअर फैमिलीज ऑफ गुजरात और राजस्थान के लिए। नाउ शिवा टेम्पल्स इन चिदम्बरम, देखो आपकी बुक में एक और टॉपिक गिवन है, देखो कैसे रूलर्स इन ट्रेडिशंस का फ़ायदा उठाते थे। सो ये जो भक्ति मूवमेंट्स राइज होते थे, सो ये जो रूलर्स होते थे ये इनका सपोर्ट पाते थे ताकि अपने सब्जेक्ट्स में अपनी इन्फ्लुएंस बनाए रखें। फॉर एग्जांपल शिवा टेम्पल्स बनवाए गए हैं चिदम्बरम, थंजावुर, गंगाईकोंडा, चोलापुरम में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला रूलर्स। सो ये चोला रूलर्स क्या कर रहे थे, जो ये नए ट्रेडिशंस एमर्ज हो रहे थे इनका सपोर्ट पाने के लिए इनके लिए टेम्पल्स बनवा रहे थे, इन्हें अपने पैट्रोनेज दे रहे थे। समझ में आया। ऑल्सो एक चोला रूलर है परांतका वन, उन्होंने एक मेटल इमेज बनवाई थी अपार, संबंदर और सुंदरर की इन दी शिवा टेम्पल, ठीक है। सो रिलीजियस लीडर्स जैसे कि नाथ, जोगी, सिद्धार्थ, ये जो हैं ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क से बाहर थे। इन्होंने वेदास की अथॉरिटी को क्वेश्चन करा, इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करा इन दी लैंग्वेज स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि ये लोग जो है नॉर्दर्न इंडिया में ऑर्डिनरी लोगों का सपोर्ट पाने की कोशिश कर रहे थे, ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उनके ऊपर क्वेश्चंस रेज कर रहे थे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। थ्योरेटिकली मुस्लिम लीडर्स जो हैं दे आर गाइडेड बाय उलामा, जो उनका सीक्रेट लॉ होता है, ठीक है। वो जो है ये देखते हैं कि उनका जो एरिया है वो शरिया के हिसाब से रूल होता है या नहीं। वो इंश्योर करते हैं कि उनका जो एरिया है वो शरिया के हिसाब से रूल हो। ऑल्सो एक वर्ड मेंशन किया गया मलेच, बेसिकली ये माइग्रेंट कम्युनिटीज़ के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, एंड ये जो है किसी कास्ट सोसाइटी को नहीं दिखाता। ऑल्सो जो लोग संस्कृत के अलावा दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं उन लोगों को भी जो है मलेच की कैटेगरी में ही कैटेगराइज किया जाता है। समझ में आया। सो बेसिकली जो कबीर बीजक है इट इज़ प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथ, जो कि एक पाथ है या फिर एक ग्रुप है कबीर के फॉलोअर्स का इन वाराणसी एंड यूपी के अंदर। कबीर ग्रंथावली जो है वो ददू पंथ इन राजस्थान से एसोसिएटेड है, एंड उनकी और भी कॉम्पोजिशंस फाइंड की जाती हैं इन दी आदि ग्रंथ साहिब, ठीक है। सो ये जो सारी कॉम्पोजिशन है ये उनके डेथ के बाद ही लिखी गई थी। समझ में आया। एंड ये बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे रीजन्स में सर्कुलेट भी हुई है, जैसे बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र तक भी। समझ में आया। कबीर की जो पोम्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में, डायलेक्ट्स में देखने को मिलती हैं, एंड कुछ को तो स्पेशल लैंग्वेजेस में लिखा गया है बाय निर्गुण पोएट्स, जैसे कि संत भाषा, जिसे हम उलट बंसी भी कहते हैं, ठीक है। सो अलग अलग तरीक़ों से इन चीज़ों को लिखा गया है। सो कबीर के जन्म के बारे में भी बहुत सारे ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। कुछ कहते हैं कि वो एक हिंदू फैमिली से थे, कुछ कहते हैं वो मुस्लिम थे बाय बर्थ, ठीक है। सो ये चीज़ उनके हेजियोग्राफीज़ में देखने को मिलती है, जो कि 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स लिखी गई थी, अबाउट 200 ईयर्स आफ्टर कबीर्स लाइफ टाइम, ठीक है। एंड उनके गुरु को लेके भी बहुत लोग कहते हैं कि कौन उनके गुरु थे, ठीक है। कुछ कहते हैं कि हिज गुरु वॉज रामानंद, ठीक है। सो ऑल्सो ही वॉज हिंदू बाय बर्थ, एंड उन्हें एक मुस्लिम फैमिली ने रेज़ किया था। बेसिकली जो वीवर्स की कम्युनिटी से थे, जुलाहास थे। सो बहुत सारे ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रामानंद और कबीर कंटेम्प्रेरीज थे, तो हम नहीं कह सकते कि वो जो है उसके गुरु होंगे, मतलब बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं इसके बारे में।
बाबा गुरु नानक जी की बात करते हैं, जिनके बारे में अभी मैंने पढ़ाया। सो ही वॉज बॉर्न इन हिंदू मर्चेंट फैमिली इन द विलेज कॉल्ड ननकाना साहिब नियर द रिवर रावी एंड प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पंजाब के अंदर, जो कि आज के टाइम पे पंजाब का पार्ट, पाकिस्तान का पार्ट है। सो इन्होंने एक अकाउंटेंट की ट्रेनिंग ली थी एंड इन्होंने पर्शियन भी स्टडी की थी एंड इनकी बहुत यंग एज पे शादी हो गई थी। इन्होंने अपना टाइम सूफीज़ और भक्त्स के साथ बिताया। सो इन्होंने अपना मैसेज डिलीवर किया है थ्रू हाइम्स एंड टीचिंग्स। ये निर्गुण भक्ति के फॉलोवर थे। इन्होंने सारी एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस जैसे कि सेक्रीफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, इमेज वर्शिप, इन सभी को रिजेक्ट किया है। इनके हिसाब से भगवान जो है वो रब है, एब्सोल्यूट है, उनका कोई जेंडर या फॉर्म नहीं होता है। ऑल्सो इनके आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया गया है थ्रू वेरियस हाइम्स कॉल्ड शब्द, ठीक है, इन पंजाबी। समझ में आया आप सभी को। एंड इन्होंने अपॉइंट किया था अपने एक डिसिपल को एज हिज प्रिसेप्टर, जिनका नाम था अंगद। एंड यही सेम प्रोसीजर जो है प्रिसेप्टर वाला चलता रहा था लगभग अगले 200 सालों तक। फिफ्थ प्रिसेप्टर बने थे गुरु अर्जन, जिन्होंने बाबा गुरु नानक के हाइम्स को अलॉन्ग विद 4 सक्सेसर्स की हाइम्स के साथ जो है कंपाइल किया था। बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इनकी जो टीचिंग्स है उसको भी इस चीज़ में इंक्लूड किया गया था। एंड फाइनली आदि ग्रंथ साहिब को फॉर्म किया गया था। एंड ये जो हाइम्स इन्हें गुरबानी कहा जाता है, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में कंपाइल्ड है, अलग अलग लैंग्वेजेस में कंपोज्ड हैं। गुरु गोबिंद सिंह जो है वो 9th गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। एंड द स्क्रिप्चर वॉज कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। जब उनको भी इंक्लूड कर लिया गया, गुरु ग्रंथ साहिब उसको नाम दे दिया गया। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी, फाउंडेशन ले की थी, ठीक है। दैट वाज द आर्मी ऑफ प्योर। एंड उनके 5 सिंबल्स हैं, अनकट हेयर, डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कॉम्ब एंड अ स्टील बैंगल, ठीक है। सो अंडर हिम द कमोडिटी गॉट कॉन्सोलिडेटेड इनटू अ सोशो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। मैं आपको बता चुकी हूँ। मीराबाई के बारे में हमने देख लिया है। मीराबाई बेसिकली शी वॉज अ बेस्ट नोन विमेन पोएट ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। एंड बायोग्राफीज़ के हिसाब से हमने उनके बारे में उनकी व्यूज़, आइडियाज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करा है फ्रॉम भजन्स जो कि उनसे एट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग जगहों पर ट्रांसमिट हुए थे थ्रू ओरल ट्रेडिशन, है ना। सो मैंने ये बता दिया है कि भाई इनकी जो मैसेजेस थे इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा है पुअर फैमिलीज़ ऑफ गुजरात एंड राजस्थान को, स्पेशली लो कास्ट पीपल को, ठीक है। सो नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर एज वेल, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। So now let's start with the 7th chapter, that is an imperial capital विजयनगर। So 14th to 16th century के टाइम पीरियड को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो विजयनगर, बेसिकली विजयनगर का क्या मतलब होता है, सिटी ऑफ विक्ट्री। सो दिस वॉज एन एम्पायर विच वॉज फाउंडेड इन 14th सेंचुरी, ठीक है। सो ये जो एम्पायर था इसके बारे में हम आपके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस एम्पायर का नाम भी विजयनगर था एंड इसका जो कैपिटल था दैट वाज आल्सो नेम्ड एज विजयनगर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ देश आज के टाइम पे ऐसे है ना जो कि मतलब देश का नाम भी वही है एंड उनके कैपिटल का नाम भी वही है, तो ऐसा ही कुछ इस एम्पायर में भी देखने को मिलता था। सो ये जो एम्पायर था इट वॉज सिचुएटेड इन दी कृष्ण तुंगा भद्र दोआब रीजन एंड इसके बहुत फेमस रूलर थे कृष्ण देव राया, जिन्होंने 1509 टू 1529 तक रूल किया था। सो जो हम्पी के रूइंस हैं बेसिकली वो लाइट में लाए गए, यानी कि दे वर डिस्कवर्ड इन 1800 बाय एन इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन, यानी कि जो एंटीक चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जिनका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। बेसिकली ये हम्पी वॉज ओनली विजयनगर, ठीक है, हम्पी ही विजयनगर था। सो जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इन्होंने फर्स्ट सर्वे मैप भी बनाया था इसी साइट का। सो विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय 2 ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का इन 1336 एंड हमें ये कैसे पता चलता है, थ्रू एन इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। सो जो रूलर्स थे विजयनगर एम्पायर के वो अपने आप को राया बोलते थे, राजा नहीं राया बोलते थे, ठीक है। सो जो विजयनगर रूलर्स थे दे हैड स्ट्रेन्ड रिलेशंस एज वेल विद द सुल्तान्स ऑफ डेक्कन एंड गजापति रूलर्स ऑफ उड़ीसा, यानी कि इन रूलर्स के अच्छे रिश्ते नहीं थे सुल्तान ऑफ डेक्कन और गजापति रूलर्स के साथ, ठीक है। इनके साथ इनकी कॉन्टीन्यूसली लड़ाई होती रहती थी। सो जो इस टाइम के रूलर्स थे दे डिपेंडेड अपॉन अरब ट्रेडर्स फॉर द सप्लाई ऑफ हॉर्सेस, जिससे वो अपनी हॉर्स आर्मी को चलाते थे। सो विजयनगर बहुत फेमस था फॉर इट्स मार्केट ऑफ स्पाइसेस एंड क्लोथ्स एंड प्रेशियस स्टोन्स।
सो जो रेवेन्यू जनरेट होता था ट्रेड से, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्पायर। सो आप मेरे को बताएंगे विजयनगर का एक डिटेल अकाउंट किसने ले डाउन किया है, जो कि मैंने आपको 5th चैप्टर में पढ़ाया था, तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। सो जो रेवेन्यू जनरेट होता था उससे भी बहुत ज़्यादा ये एम्पायर प्रॉस्पेरस हो रहा था। सो विजयनगर वॉज रूल्ड बाय संगम, सलुवु एंड तलुवा एंड अराविडु डायनेस्टी, यानी कि विजयनगर के अंदर बेसिकली 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है। संगम सबसे पहले, देन सुलुवा, देन तुलुवा एंड देन अराविडु, ठीक है। सो विजयनगर एम्पायर के सबसे फेमस किंग थे कृष्णदेव राया, एंड ये तलुवु डायनेस्टी से थे। इनका जो रूल था इसको कैरेक्टराइज किया जाता विद द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, यानी कि इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ इस एम्पायर का। ऑल्सो ही कंपोज्ड ऑफ वर्क और स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु लैंग्वेज, जिसे अमुक्त मल्यादा कहते हैं, ठीक है। सो विजयनगर सिटी जो है वो फोर्टिफाइड थी। सो अब्दुल रज़ाक समरकंदी के हिसाब से बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्टिफिकेशंस देखने को मिलती है अराउंड द सिटी। एग्रीकल्चर रीजन वाज आल्सो फोर्टिफाइड, इवन द फॉरेस्ट्स वर फोर्टिफाइड, ठीक है। सो वेल्स, रेन वाटर रिजर्वॉयर्स, टेम्पल रिजर्वॉयर्स, दे प्रोबेबली सर्व्ड एज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिस पर्टिकुलर सिटी एंड इसके ऑर्डिनरी ड्वेलर्स के लिए। सो बेसिकली 2 तरह के डिस्टिंक्टिव प्लेटफॉर्म्स देखने को मिले हैं यहाँ पर इस सिटी में, सभा मंडप एंड महानवमी डिब्बा। सो महानवमी डिब्बा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन दिस रॉयल सेंटर वॉज लोटस महल। सो ये जो एम्पायर था ये अलग अलग रॉयल सेंटर्स में, अलग अलग सेंटर्स में डिवाइडेड था, जैसे कि रॉयल सेंटर, अर्बन कोर, ठीक है। सो रॉयल सेंटर पे बहुत एक सुंदर सी बिल्डिंग थी जिसे लोटस महल कहा जाता है। सो नायक कौन होते थे? बेसिकली नायक मिलिट्री चीफ्स होते थे एंड उनके कुछ आर्म्ड सपोर्टर्स भी होते थे। सो कोई नायक अगर अच्छे से बिहेव नहीं करता है तो उसका कंट्रोल एक राजा के हाथ में ही होता था। सो विजयनगर के अंदर 2 फेमस टेम्पल्स थे, विरूपाक्षा टेम्पल एंड विट्ठल टेम्पल, आज भी ये हैं बेसिकली। अवर नायकास बेसिकली मिलिट्री कमांडर्स होते थे एंड हज़ारा नामा मंदिर या फिर टेम्पल, दिस इज़ सिचुएटेड इन द रॉयल सेंटर इन द विजयनगर, ठीक है। सो जो रॉयल सेंटर है बेसिकली यहाँ पर रॉयल बिल्डिंग्स देखने को मिली है, जैसे कि रॉयल टेम्पल्स हो गया या फिर रॉयल पैलेसेस वगैरह। ऑल्सो उस टाइम पे जो टेम्पल्स थे उनमें इलेबोरेट गेट स्ट्रक्चर्स बने होते थे जिन्हें गोपुरम्स कहते हैं, बहुत बड़े बड़े, जो दूर से ही बता देते थे कि यहाँ पर कोई टेम्पल है। सो महानवमी डिब्बा के बारे में पढ़ते हैं। इट वॉज अ मैसिव प्लेटफॉर्म जो कि मतलब राइज करता था इन अ हाइट एंड लगभग 11,000 स्क्वायर फीट का था ये एंड 40 फीट लगभग इसकी हाइट थी। अर्बन कोर, ठीक है। सो मैंने बताया ना डिवीज़न था विजयनगर में, एक तरफ था रॉयल सेंटर, एक तरफ था अर्बन कोर, ठीक है। सो हमें जो ऑर्डिनरी लोगों के हाउसेज हैं उनका बहुत कम एविडेंस मिलता है ऑन द रोड्स ऑफ अर्बन कोर। So archaeologists have found the fine Chinese porcelain in some areas in this urban core region, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर बहुत रिच लोग रहा करते थे, ठीक है। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि यहाँ पर रिच ट्रेडर्स वगैरह जो है रहते थे। सो एक पोर्चुगीज़ ट्रैवलर है बारबोसा, उन्होंने ऑर्डिनरी लोगों के घरों के बारे में डिस्क्रिप्शन दी है कि वो थैच्ड होते थे, ठीक है। सो बेसिकली जो हाउसेज थे दे वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दी ऑक्यूपेशंस, ठीक है, इन द लॉन्ग स्ट्रीट विद मैनी ओपन स्पेसेस। ना वाटर रिसोर्स की बात करते हैं। सो तुंगा भद्र रिवर जो है नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती है इस रीजन में एंड दिस वाज द स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट द लोकेशन ऑफ विजयनगर। बेसिकली विजयनगर के अंदर एक नेचुरल बेसिन था विच वॉज फाउंड बाय द रिवर तुंगा भद्रा एंड कमलापुरम टैंक वॉज इम्पॉर्टेंट टैंक विच वॉज बिल्ट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 15th सेंचुरी एंड जो वाटर था वो यहीं से चैनल्स में फ्लो करता था, रॉयल सेंटर तक पहुँचता था। सो ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट परमानेंट वाटर वर्क इज़ हीरिया कैनाल। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी एग्रीकल्चरल ट्रैक्स तक पानी पहुंचाने के लिए। नाउ द बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी तालीकोटा में हुई थी बेसिकली। सो 1565 में रामराया जो कि चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के, सो उन्होंने क्या किया, एक बैटल करवा दी थी राक्षसी तंगड़ी नाम की। सो जहाँ पर क्या हुआ, जो 3 आर्मीज़ थी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, इन तीनों आर्मीज़ ने मिल के विजयनगर की आर्मी को हरा दिया। बेसिकली ये जो चीफ थे ये क्या करना चाहते थे, रामराया, ये इन तीनों को आपस में लड़वाना चाह रहे थे बट उल्टा ही हो गया।
इन्होंने मिलके इन पे अटैक कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से ये विजयनगर डिवास्टेट हो गया था। सो बहुत सारे ट्रैवलर्स जो हैं वो विजयनगर को घूमने के लिए आए थे, जैसे कि अब्दुल रज़ाक पर्शिया से आए थे, निकोलो दे कॉन्टी इटली से, डोमिंगो पेस पोर्चुगल से, फर्नाओ न्यूमेस पोर्चुगल से, देन बारबोसा पोर्चुगल से, अफनसी निकितिन फ्रॉम रशिया, ठीक है। सो वेरियस ट्रैवलर विजिटेड दी विजयनगर एम्पायर। सो डिस्कवरी ऑफ हम्पी, बेसिकली कौन से सोर्सेज हिस्टोरियंस ने यूज़ करे थे टू रिकन्स्ट्रक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस। सो बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स, ऑल्सो अदर लिटरेचर्स रिटन इन वेरियस लैंग्वेज जैसे कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल एंड संस्कृत। सो किसने इस एम्पायर को फाउंड किया था? हरिहर और बुक्का, जो कि संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सो दिस एम्पायर वॉज ऑल्सो नोन एज कर्नाटका साम्राज्यामु, ठीक है, एट दैट कंटेम्प्रेरी टाइम। नाउ कितना अच्छा ट्रेड यहाँ पे होता था, जिसकी वजह से एक प्रॉस्पेरस किंगडम के रूप में ये विजयनगर फ्लॉरिश हो रहा था, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने यहाँ पे रूल किया है। सो किसी टाइम पे रूलिंग लीनिएज पावर में थी। सो एक ऐसा टाइम भी था जब मिलिट्री कमांडर्स भी पावर में आए थे। सो सबसे फर्स्ट डायनेस्टी जो पावर में थी दैट वाज संगम डायनेस्टी। इन्होंने 1485 तक कंट्रोल किया। देन इनके बाद सलुआ डायनेस्टी आ गई थी जिसमें मिलिट्री कमांडर्स थे एंड दे रिमेन्ड इन पावर टिल 1503। एंड इसके बाद तुलुवा डायनेस्टी आई जिसके अंदर कृष्णदेव राया वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर। एंड इनके टाइम पीरियड को एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन वाला टाइम माना जाता है। इन्होंने रायचूर दोआब को कंक्वेरर कर लिया था, एक्वायर कर लिया था इन 1512। रूलर्स ऑफ उड़ीसा को हरा दिया था 1514 में एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर को हरा दिया था 1520 में। इनके टाइम पीरियड में पीस प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गोपुरम्स भी बनवाए थे अपने टाउन पे। ऑल्सो ही फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप नोन एज नगलापुरम नियर विजयनगर विच वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, ठीक है। सो इनकी डेथ हो गई थी 1529 में, जिसके बाद जो है विजयनगर के अंदर एक स्ट्रेन देखने को मिला। इनके सक्सेसर्स थे कुछ नायकास, कुछ मिलिट्री चीफ्स, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। 1542 में जो है एक दूसरी रूलिंग लीनिएज देखने को मिली दैट इज़ अराविदू डायनेस्टी। एंड ये जो डायनेस्टी थी ये 17th सेंचुरी तक पावर में रही। 1565 में रामराया चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के एंड इनके मिस्टीरियस पॉलिसीज़ के वजह से जो है एक बैटल हो जाती है दैट इज़ बैटल एट राक्षसी तंगड़ी, जिसे तालीकोट कहते हैं, ठीक है। सो जिसमें जो कंबाइंड फोर्सेस थी बीजापुर, अहमदनगर और गोंडा के सुल्तान की, वो हरा देती है विजयनगर के एम्पायर को एंड फाइनली विजयनगर एम्पायर जो है इस चीज़ के बाद जो है डिवास्टेट हो जाता है। सो अब एम्पायर जो है वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है वेयर अराविडू, जहाँ पे अराविडू डायनेस्टी रूल करती है फ्रॉम पेनुकोंडा एंड लेटर फ्रॉम चंद्रगिरी नियर तिरुपति, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमेशा से यही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चली आ रही थी। खास करके कृष्णदेव राया के टाइम पे बहुत अच्छा माहौल था इन सभी के बीच में। कृष्णदेव राया ने दूसरे सुल्तान की पावर को जो है सपोर्ट भी किया था। ऑल्सो ही ऑल्सो हैड द टाइटल ऑफ एस्टेब्लिशर ऑफ यवना किंगडम। एक बार सुल्तान ऑफ बीजापुर ने भी विजयनगर के सक्सेशन के डिस्प्यूट को भी सॉल्व किया था आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राया। सो ऐसा नहीं था, लेकिन रामराया वॉज द पर्सन हु लेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगर एम्पायर विद हिज एडवेंचरस पॉलिसीज, ठीक है। नाउ द रायास एंड द नायकास, सो जो राजा थे उनको रायस बोला जाता था, उनके पास पावर होती थी। ऑल्सो कुछ मिलिट्री चीफ्स होते थे जो कि फोर्ट्स वगैरह को आर्म सपोर्टर्स रखते थे, फोर्ट्स वगैरह को कंट्रोल करते थे और आर्म सपोर्टर्स रखते थे जिनको बोला जाता था नायकास। तो ये जो चीफ्स दे वर नोन एज नायकास, ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा बेसिकली बोलते थे। अमर नायका सिस्टम बेसिकली एक पॉलिटिकल इनोवेशन था विजयनगर एम्पायर का एंड इसके बहुत फीचर्स जो है वो सेम थे एकता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत से। सो इल्तुतमिश ने जो है एकता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था दिल्ली सल्तनत में बेसिकली। सो अमर नायकास मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिनको टेरिटरीज दी जाती थी बाय दी किंग एंड ये उस टेरिटरी से टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे पेजेंट से, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स वगैरह से। कुछ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लेते थे एंड बाकी से ये अपनी कंटिजेंट को मेंटेन करते थे, ठीक है। एंड ये जो कंटिजेंट थी ये एज एन आर्मी सर्व करती थी फॉर द विजयनगर किंग्स।
सो कुछ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू जो है टेम्पल की मेंटेनेंस और इरिगेशन वर्क्स में भी ये लोग लगाते थे। अमर नायकास जो थे वो ट्रिब्यूट देते थे किंग को हर साल, एंड इन्हें पर्सनली रॉयल कोर्ट में भी अपेयर होना पड़ता था विद द गिफ्ट्स टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। एंड ये जो राजा होते थे इनका पूरा कंट्रोल होता था इन अमर नायकास के ऊपर। कई बार ये अपना कंट्रोल एजर्ट भी करते थे बाय ट्रांसफरिंग दीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बाद में चल के ये नायकास जो हैं अपना इंडिपेंडेंट किंगडम्स फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, जिसके वजह से सेंट्रल इंपीरियल स्ट्रक्चर का कोलैप्स भी हो जाता है। सो वाटर रिसोर्सेज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, हीरा कैनाल, देन कमलापुरम टैंक। सो हीरा कैनाल वॉज बेसिकली अ कैनाल which was very essential for the irrigation purposes, and this was built by the kings of the Sangamar dynasty. Fortifications के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, अब्दुल रज़ाक ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इन फोर्टिफिकेशन को। He was an ambassador sent by the ruler of Persia to Calicut in 15th century and he was very impressed by the fortification, and इन्होंने बताया कि there were 7 line of forts and these fortification encircled not only the city but also the agricultural hinterland and the forest as well। ठीक है, जो outer most wall थी that was linked with the hills surrounding the city, and एक massive masonry construction देखने को मिलता है which was slightly tapered, थोड़ी बहुत टूटी हुई थी, कोई मोटार या सीमेंटिंग एजेंट यूज़ नहीं किया इसके अंदर। वेज शेप्ड ब्लॉक्स वगैरह बनाए गए हैं जिसको एक के अंदर दूसरे को फिट किया गया है। ठीक है, सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो अब्दुल रज़ाक नोटेड दैट बिटवीन द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड वॉल so there were cultivated field, gardens, houses, that means there were 7 line of fortification। and भाई ये fortification क्यों थी around the agricultural tracts, ताकि देखो भाई क्या होता है, अगर एग्रीकल्चर टैक्स में नहीं होती है फोर्टिफिकेशन तो क्या होता है, एनिमी जो है वो बाहर आ जाती, वो इन एग्रीकल्चर टैक्स को जो है अपनी पावर में ले लेती, कंट्रोल कर लेती, हर जगह से सराउंड कर लेती। सो जिसके वजह से एक टाइम आता जिसके बाद इनको सरेंडर ही करना पड़ता। इसलिए इन्होंने क्या किया, भाई कोई एनिमी आ रहा है तो वो बाहर तक ही रह जाएगा, अंदर चाह के भी नहीं आ पाएगा, जिसके वजह से ये आराम से अपना जीते रहेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाहर कोई भी खड़ा हो, चाहे कोई राइवल हो। ठीक है, सो इस वजह से ये चीज़ की गई थी। नाउ अर्बन कोर वगैरह के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, रॉयल सेंटर के बारे में भी बता चुकी हूँ। सो रॉयल सेंटर जो है वो सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट में लोकेटेड था। सो रॉयल सेंटर इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि यहाँ पे रॉयल बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिली है। यहाँ पे लगभग 60 टेम्पल्स मिले हैं एंड दीज टेम्पल्स वर क्लियरली अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग्स रूलर्स। ठीक है, यहाँ पे पैलेसेस को भी आइडेंटिफाई किया गया है। सो लेट्स टॉक अबाउट महानवमी डिब्बा। बेसिकली 2 इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म्स देखने को मिले हैं रॉयल सेंटर में, ऑडियंस हॉल एंड महानवमी डिब्बा। सो ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स था, दिस वॉज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्स एंड इनके बीच में स्ट्रीट्स देखने को मिलती थी। सो ये जो ऑडियंस हॉल था ये एक बहुत हाई प्लेटफॉर्म था जिसके अंदर बहुत सारे स्लॉट्स थे। हो सकता है वहाँ पर वुडन पिलर्स होंगे रेगुलर इंटरवल्स पे, लेकिन टाइम के साथ साथ वो डिके हो गए होंगे। ऑल्सो एक स्टेयर केस का रिमेन भी मिला है जो कि 2nd फ्लोर तक लेके जाता होगा, जो कि उन पिलर के ऊपर से जाता था। ठीक है, एंड वो पिलर्स बहुत पास देखने को मिलते हैं। सो हम नहीं समझ सकते कि भाई वो हॉल किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। सो महानवमी डिब्बा जो है सिटी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लोकेटेड है। ये एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म था जो कि 11,000 स्क्वायर फीट का था एंड इसकी 40 फीट जितनी हाइट होती थी। सो हो सकता है भाई ये जो प्लेटफॉर्म था इट वॉज सपोर्टेड बाय वुडन स्ट्रक्चर। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग्स, बहुत कार्विंग्स भी देखने को मिलते हैं इस पर। फिगर 7.12 देखो पेज नंबर 180 पे, वहाँ पे आपको दिखेगा भी। सो हो सकता है दिस स्ट्रक्चर वॉज मेड ड्यू टू सम रिचुअल्स एसोसिएटेड विद इट। देखो महानवमी का एक फेस्टिवल होता है, 10 डे हिंदू फेस्टिवल होता है ऑटम मंथ्स ऑफ सितंबर और अक्टूबर के दौरान, जिसे हम दशहरा या फिर दुर्गा पूजा के नाम से भी जानते हैं, नवरात्रि के नाम से जानते हैं, महानवमी के नाम से जानते हैं। सो हो सकता है उसी किसी पर्पसेस के लिए जो है इसे बनाया गया होगा। सो इस ओकेजन पे बहुत सारी सेरेमनीज़ भी परफॉर्म की जाती थी। फॉर एग्जांपल इमेज की वर्शिप होती थी, स्टेट हॉर्स की पूजा होती थी, सेक्रीफाइसेस वगैरह होते थे, डांसेस, रेसलिंग मैचेस, बहुत कुछ होता था। ठीक है, जो नायकास थे उनको आना होता था एंड किंग के सामने अपनी लॉयल्टी दिखानी होती थी, गिफ्ट्स वगैरह देने होते थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सेलिब्रेशन वगैरह होता था।
सो और भी बिल्डिंग्स मिली है रॉयल सेंटर पे, जैसे कि लोटस महल। सो इट वाज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश ट्रैवलर इन द 19th सेंचुरी। सो हो सकता है कि भाई ये जो है किसी कॉन्फ्रेंस के लिए यूज़ किया जाता होगा, मे बी इट वॉज अ काउंसिल चैम्बर। यहाँ पे सारे किंग्स जो है अपने एडवाइज़र्स के साथ मिलते होंगे, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। ऑल्सो एक और स्पेक्टेकुलर यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट मिलता है जिसे हज़ारा रामा टेम्पल कहा जाता है। सो हो सकता है भाई ये जो टेम्पल था ये किंग और उनकी फैमिली के लिए होता होगा। सो जो इमेजेस है इन द सेंट्रल स्टाइन दे आर स्टिल मिसिंग, एंड यहाँ पर एक बहुत अच्छे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं पूरी वॉल्स के ऊपर। एंड वो जो स्कल्पचर्स हैं उसमें रामायण की स्टोरी को जो है दिखाया जाता है। सो वो जो स्कल्पचर्स हैं उसमें रामायण की स्टोरी को दिखाया गया है। नाउ द सीक्रेट सेंटर। सो बेसिकली वाई विजयनगर वॉज चूजन एज कैपिटल ऑफ दिस एम्पायर, क्यों? ड्यू टू द डिवाइन एसोसिएशन, ठीक है। सो ऐसा माना जाता है कि ये जो हिल्स हैं ये मंकी किंगडम ऑफ वाली एंड सुग्रीव को जो है शेल्टर करती है, यानी कि रामायण से ये जगह एसोसिएटेड है। ऑल्सो ये कुछ हमें कहानियाँ मिली हैं जिससे पता चलता है कि पंपा देवी जो लोकल मदर गॉडेस है उन्होंने यहाँ पे रह के बहुत ज़्यादा घोर तपस्या की थी इन हिल्स में ही, इन ऑर्डर टू मैरी वीरूपाक्षा जो कि गार्जियन डीटी है इस किंगडम के। तो ही वॉज अ फॉर्म ऑफ शिवा, वीरूपाक्षा बेसिकली। सो जो उनका मैरिज डे था इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एनुअली इन द वीरूपाक्षा टेम्पल, ठीक है। तो दिस वॉज द फर्स्ट रीजन। ऑल्सो इन हिल्स में ही जैना टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं विच वर बिलोंगिंग टू प्री विजयनगर पीरियड, ठीक है। सो इस वजह से भी हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट ट्रेडिशंस की वजह से, डिवाइन एसोसिएशन की वजह से दिस वॉज चूजन एज अ कैपिटल, ठीक है। सो हम कह सकते हैं इन रीजंस की वजह से दिस प्लेस वॉज चूजन एज अ कैपिटल। सो जो यहाँ के किंग्स थे वो अपने आप को डिवाइन ऑरिजिन देते थे, डिवाइन से एसोशिएट करते थे बाय साइनिंग एज श्री वीरूपाक्षा इन कन्नड़, यानी कि वो श्री वीरूपाक्षा के नाम से साइन करते थे। ऑल्सो यहाँ के जो रूलर्स थे वो अपने क्लोज लिंक्स दिखाते थे गॉड्स के साथ बाय यूजिंग द टाइटल हिंदू सूरत राना, ठीक है। सो दिस वॉज अ संस्कृताइजेशन ऑफ द अरेबिक टर्म कॉल्ड सुल्तान, ठीक है, जिसका मतलब होता है राजा, ठीक है। लिटरली मतलब होता है हिंदू सुल्तान। तो गोपुरम्स के बारे में मैंने बताया, रॉयल गेटवेज वगैरह बनवाई जाती थी, बाद में चल के मंडपास वगैरह बनाए जाते थे। पहले सिर्फ सेंट्रल श्राइन होती थी, बाद में गोपुरम्स, मंडपास, ये सारी चीज़ें जो है ऐड की गई थी। विठल टेम्पल इज़ अनदर सिग्निफिकेंट प्लेस है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट। सो यहाँ पे प्रिंसिपल डेटी होते थे विठल, जो कि एक विष्णु के ही फॉर्म माने जाते हैं। सो इज़ जनरली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र। सो इनकी वर्शिप कर्नाटका के अंदर भी स्टार्ट कर दी गई थी बाय द रूलर्स ऑफ विजयनगर। सो अलग अलग ट्रेडिशंस को जो है यहाँ पे लाया जा रहा था टू क्रिएट एन इम्पीरियल कल्चर, ठीक है। सो ये सब कुछ हो रहा था। सो ये जो श्राइन है बेसिकली इसका एक बहुत अलग सा यूनिक सा स्ट्रक्चर है, एक चैरियट के जैसा डिज़ाइंड है। So the character feature of this temple complexes is chariot streets that extended from temple गोपुरम in a straight line, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रीट्स वगैरह देखने को मिलती है which were paved with stone slabs, ठीक है। पिलर्ड पैविलियंस वगैरह देखने को मिलते हैं जहाँ पर मर्चेंट्स अपनी शॉप्स वगैरह लगाते थे। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गोपुरम्स बाद में चल के नायकाज ने भी बनवाए थे, ठीक है। सो प्लॉटिंग के बारे में भी है। सो ये जो साइट है दिस वॉज प्रिजर्व्ड बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम्स, एंड 1976 में हम्पी वॉज रिकॉग्नाइज एज द साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। एंड अर्ली 1980s में एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था to document the material remains of this empire in detail through extensive and intensive surveys वगैरह, ठीक है। सो लगभग 20 साल हुए हैं एंड बहुत सारे डजन्स ऑफ स्कॉलर्स जो हैं अराउंड द वर्ल्ड इस चीज़ को प्रिजर्व और कंपाइल करने में काम कर रहे हैं। सो हेयर योर दिस चैप्टर ऑल्सो कम्स टू एन एंड। होपफुली ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
Let's move to the last chapter of this book, that is peasants, zamindar and the state, agrarian society and the Mughal empire. Basically इस चैप्टर में हम 16th और 17th सेंचुरी की बात करेंगे, यानी कि इस टाइम पे एग्रेरियन सोसाइटी कैसी थी. दैट विल बी आवर मेन टॉपिक, मेन फोकस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो मुगल एम्पायर कैसे एग्रेरियन सोसाइटी को कंट्रोल कर रही थी, कैसे यहाँ से जो है मेजर टैक्स जो है मुगल एम्पायर के पास जाता था, पेजेंट्स जमींदार की क्या सिचुएशन थी अंडर दिस मुगल रूल. तो ये सब कुछ हम आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे. सो 16th-17th सेंचुरी में 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो गांव के अंदर जो है रहती थी. सो गांव के अंदर ही बेसिकली एग्रीकल्चर ज़्यादातर होता है. सो वहीं पर रह के पेजेंट्स वगैरह जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया करते थे. सो ये पेजेंट्स, इलीट, ये सभी लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते थे एंड कुछ परसेंट प्रोड्यूस जो है इन्हें टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को यानी कि मुगल एम्पायर को देना होता था. समझ में आया. सो इस टाइम के बारे में हमें कहाँ से पता चला. बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स आ जाता है क्रॉनिकल, दैट इज़ आइन ए अकबरी. बेसिकली ये जो आइन ए अकबरी है ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल ने लिखा था. सो ये हमें उस टाइम की एग्रेरियन हिस्ट्री के बारे में बताता है. इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एग्रीकल्चरल लैंड रिकॉर्ड्स है ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, दे आर अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट द एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. सो इस टाइम पे एग्रीकल्चरल सोसाइटी का बेसिक यूनिट होता था एक विलेज, यानी कि विलेज के अंदर रहते थे बहुत सारे पेजेंट्स एंड वही जो है रह के वो पेजेंट्स अलग अलग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्या करते थे थ्रू आउट द ईयर. समझ में आ रहा है आप सभी को. नाउ पेजेंट्स एंड देयर लैंड. सो उस टाइम पे पेजेंट्स को अलग अलग टर्म से डिनोट किया जाता था, जैसे कि रैयत, मुजारियन, किसान, असमी, ऐसे. एंड इसके अलावा दो तरीके के किसान होते थे, खुद खास्ता एंड पाही खास्ता. खुद खास्ता कौन होते थे, जो अपनी ज़मीन पे काम करते थे, अपनी ज़मीन पे प्रोडक्शन करते थे. जबकि पाही खास्ता वो किसान होते थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, वो किसी और विलेज में किसी और की ज़मीन पे जाके काम करते थे. बेसिकली पाही खास्ता बनने के दो रीज़न होते थे, ईदर आउट ऑफ चॉइस, यानी कि कई बार जो है चॉइस होती थी कि भाई दूसरे ज़मीन पे जाके काम करूँगा या फिर मैं अपने गाँव की ज़मीन पे जाके काम करूँगा. यानी कि देखो, अगर आपके पास ज़मीन है आपके गांव के अंदर, ठीक है, सो आप उस पर काम कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके ज़मीन पे आपसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है लेकिन साइड वाले विलेज के अंदर जो है कम टैक्स लिया जा रहा है, सो आप क्या करेंगे, दूसरे पर्टिकुलर विलेज में जाके आप किसानी करेंगे, खेती करेंगे, है ना. सो ये क्या है, आपके पास चॉइस थी. दूसरा होता है कंपल्शन के वजह से, यानी कि कई बार ज़रूरी हो जाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फेमाइन आ गई है, आपके यहाँ पे जो है कुछ हो ही नहीं रहा है, सो ऐसे जो है दूसरे विलेज में आपको जाना पड़ेगा. सो दो रीजंस की वजह से ऐसे पाही कास्ता बन जाते थे किसान. समझ में आ गया आप सभी को. सो उस टाइम पे भी मॉनसून वॉज द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. पानी के लिए मॉनसून के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंस थी. ऑल्सो देयर वर टू मेजर सीजनल साइकिल्स फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, खरीफ सीजन एंड राबी सीजन. समझ में आया. एंड उस टाइम की इरिगेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात बताऊं तो मेनली मानसून के ऊपर डिपेंडेंस होती थी. नाउ इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज़ ऑल्सो अ टॉपिक गिवन इन योर बुक. तो उस टाइम पे एबेंडेंस ऑफ लैंड होती थी, लेबर भी बहुत अवेलेबल होते थे, पेजेंट्स वर ऑल्सो वेरी मोबाइल, ठीक है. सो इससे क्या हुआ, कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिला था. सो बहुत तरीके की क्रॉप्स जो है उस टाइम पे इंडियन एग्रीकल्चर में देखने को मिली थी, यानी कि एक साल के अंदर 2 क्रॉप्स या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स भी उस टाइम पे हो जाती थी. सो मैंने क्या बताया था कि एग्रीकल्चर वॉज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 2 मेजर सीजनल साइकिल, खरीफ या फिर ऑटम भी कह सकते हैं एंड राबी स्प्रिंग, ठीक है. तो ये जो 2 पर्टिकुलर सीजन्स होते थे जिसके अंदर जो है प्रोडक्शन की जाती थी. बेसिकली खरीफ में कुछ खारिफ क्रॉप्स होती हैं वो उगाई जाती थी एंड राबी में कुछ स्पेशल राबी क्रॉप्स होती थी. यानी कि एक साल के अंदर मतलब 2 बार जो है प्रोडक्शन, 2 बार ये जो एग्रीकल्चर है होता था 2 तरीके की क्रॉप्स का. समझ में आया, ठीक है. तो मिनिमम 2 क्रॉप्स जो हैं एक साल में उगाई जाती थी जिसे हम 2 फसला कहते हैं, ड्यू टू प्रॉपर रिसोर्सेज, इसके वजह से. नाउ कॉटन एंड शुगर केन वर जिनसे कामिल. जिनसे कामिल का मतलब होता है परफेक्ट क्रॉप्स, यानी कि द क्रॉप्स पार एक्सेलेंस, यानी कि जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं उनको बोल दिया जाता है जिन्स ए कामिल. नाउ
ऑयल सीड्स एंड लेंटिल्स वर ऑल्सो कैश क्रॉप्स, ये भी कैश क्रॉप्स होती है। सो जिनसे कामिल क्या होती है, कैश क्रॉप्स, ठीक है। सो कॉटन को जो है सेंट्रल इंडिया और डेक्कन प्लेट्यू पे उगाया जाता था, वेयर एज बंगाल को जो है शुगर के लिए जाना जाता था, ठीक है। सो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते थे विलेज कम्युनिटी के, कल्टीवेटर्स, पंचायत एंड विलेज हेडमैन, जिसे मुकद्दम या फिर मंडल कहा जाता था। नाउ 17th सेंचुरी के अंदर मारवाड़, राजपूत, दे वर ऑल्सो पेजेंट्स। सो विलेजेस के अंदर क्या होता था, बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग रहते थे। हेट्रोजेनस कास्ट रिप्रेजेंटेशन जो है पंचायत के अंदर भी देखने को मिलती थी। सो एग्रेरियन सोसाइटी के अंदर विमेन और मेन जो है वो शोल्डर टू शोल्डर काम करते हैं, यानी कि दोनों का ही सिमिलर कंट्रीब्यूशन होता है। विमेन जो है वो सोइंग करती है, वीड निकालती है, थ्रेशिंग करती है, विनोइंग ऑफ द हार्वेस्ट करती है, एंड मेन जो है वो दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। सो विलेज कम्युनिटी के अंदर आर्टिजन्स और पेजेंट्स के बीच में डिस्टिंक्शन जो है ये एक फ्लूइड चीज़ है, यानी कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स ये दोनों ही टास्क परफॉर्म करते हैं। मतलब जिस टाइम पे एग्रीकल्चरल सीजन होगा, हार्वेस्टिंग वगैरह का टाइम है, तो ये उस चीज़ में भी इन्वॉल्व होंगे। एंड बाकी की गेस्टेशन टाइम पीरियड में, यानी कि जब मतलब खाली होता है, जब एग्रीकल्चर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उस टाइम पे आर्टिशंस के रूप में भी काम करते थे। सो सोइंग और वीडिंग के बीच में और वीडिंग और हार्वेस्टिंग के बीच में जो है टाइम होता है, सो उस टाइम पे ये आर्टिशनल प्रोडक्शन के अंदर एंगेज हो जाते थे। सो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जंगली बोला जाता था उस टाइम पे। उन टेक्स्ट के अंदर बेसिकली जंगली इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जंगल में रहते थे, ठीक है। सो उस टाइम पे जमींदार्स वर वेरी प्रॉस्पेरस एज वेल, बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होता था, जिसे मिल्कियत या फिर पर्सनल लैंड कहा जाता था। सो अगर मैं मुगल पीरियड के सोशल रिलेशंस की बात करूँ तो विलेजेस वॉज एज अ पिरामिड, यानी कि विलेज जो है एक पिरामिड की तरह होता था, यानी कि विलेजेस के अंदर भी एक हियरार्की देखने को मिलती थी। सबसे ऊपर हेडमैन आ जाता था, मुकद्दम या मंडल, उसके बाद जो रिच किसान होते थे, ज़मींदार, वो आ जाते थे, फिर पेजेंट्स आ जाते थे, एंड जो बिल्कुल लास्ट में है वहाँ पे कोई स्लेव या लेबरर वगैरह जो है आ जाते थे, लैंडलेस लेबरर्स जैसे कि। सो द लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट कंसिस्टेड ऑफ 2 स्टेजेस। सो उस टाइम पे लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट 2 तरीके का होता था, 2 स्टेजेस होते थे बेसिकली उसके अंदर। सबसे पहले असेस किया जाता था कि भाई इतना पर्टिकुलर रेवेन्यू इस जगह से लिया जाएगा। दूसरा होता था एक्चुअल कलेक्शन, सच में कलेक्ट करने जाते थे। सो असेसमेंट और कलेक्शन में फ़र्क होता था। फॉर एग्जाम्पल भाई असेस कर लिया गया कि इन 40 विलेजेस से जो है इतना रेवेन्यू लिया जाएगा, लेकिन भाई किसी ने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं दे रहा हूँ या उसके पास है ही नहीं। सो इस टाइम पे क्या होगा, कलेक्शन कम होगा, असेसमेंट जो है वो ज़्यादा रह जाएगा। भाई असेस ज़्यादा किया था, सोचा था कि भाई इतना लिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल कलेक्शन कम है। समझ में आया। सो एक इटालियन ट्रैवलर जो है वो यहाँ पर आए थे, गियोवानी कैरेरी। सो वो जो है इंडिया में आए थे 1690 में, एंड उन्होंने एक अकाउंट दिया है कि कैसे सिल्वर जो है अलग अलग जगह से इंडिया में आ रहा था ड्यू टू आर्टिशंस, ठीक है। बहुत इंडिया का जो क्लोथ था, कॉटन वगैरह, सो ये चीज़ें, एंड जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है, सो दे वर वेरी फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसकी वजह से बाहर बहुत डिमांड होती थी, जिसकी वजह से सारा सिल्वर वॉज फ्लोइंग इन इंडिया। सो विलेजेस आर रेफर्ड एज लिटिल रिपब्लिक, क्योंकि विलेजेस में क्या होता है, फ्रेटर्नल पार्टनर्स होते हैं, यानी कि एक फैमिली के लोग होते हैं जो कि अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं, कलेक्टिव लेबर देते हैं, ठीक है। सो फार्मर्स एक मेजर सेक्शन फॉर्म करते हैं किसी भी रूरल सोसाइटी का, एंड जो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मुनाकी होता है, ये जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं फार्मर्स वगैरह से। सो इस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा एबेंडेंस थी लैंड की, फार्मर्स वर मोबाइल, एग्रीकल्चर जो है वो कॉन्टीन्यूसली एक्सपैंड हो रहा था, इरीगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हो रहे थे ड्यू टू स्टेट सपोर्ट, यानी कि स्टेट भी बहुत सारे, गवर्नमेंट भी बहुत सारे इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है वो करवा रही थी, जिसकी वजह से कॉन्टीन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिला। सो अहीर, गुज्जर, मालीज, दे वर सम कास्ट विच रोज इन दी हायरार्की, यानी कि पहले ये नीचे पोजीशन पे थे, लेकिन ड्यू टू देयर पावर, ड्यू टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि कैटल रियरिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ये जो है पावर में बढ़ गए थे, ये हियरार्की में ऊपर चले गए थे। इसके अलावा विलेज पंचायत के अंदर हर एक कास्ट और जाति के लिए जो है एक पर्टिकुलर जाति पंचायत होती है। नाउ जजमानी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड जजमानी सिस्टम आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है। जजमानी सिस्टम क्या होता था, 18th सेंचुरी के रिकॉर्ड से हमें पता चला कि जो बंगाल के ज़मींदार थे वो ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ को उनके काम के लिए कैसे पैसे देते थे, बाय पेइंग देम अ स्मॉल डेली अलाउंस एंड डाइट मनी, यानी कि क्या करते थे, उनकी सर्विसेज ले ली एंड बदले में क्या करते थे, थोड़ा सा
सा पैसा उन्हें रोज़ रोज़ दे दिया, या फिर उन्हें खाना दे दिया, या फिर अनाज दे दिया, तो ऐसे पेमेंट करते थे। दैट इज़ नोन एज जजमानी सिस्टम। नाउ मनसबदारी सिस्टम क्या होता था? मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर सबसे ऊपर सबसे पावरफुल कौन थे? मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक अपैरेटस, मनसबदारी। ये वो पर्टिकुलर यूनिट थी जो कि क्या करती थी? सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को संभालती थी, यानी कि पूरे एम्पायर के सिविल और मिलिट्री अफेयर्स इनके हाथों में होती थी। दैट इज़ नोन एज मनसबदारी सिस्टम। सो इट वॉज अ मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, एंड ये जो है टॉप मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, and it was having the responsibility of military and civil affairs of the state. Now classification of land during Akbarin, this is very important question, पिछले साल ये बोर्ड एग्जाम में आया था। सो उस टाइम पे बेसिकली 4 कैटेगरीज में जो लैंड है उसको बांटा गया था, क्लासिफाई किया गया था। पॉलिज वो लैंड होता था जिसको एनुअली कल्टीवेट किया जाता था, यानी कि इसके ऊपर एनुअल क्रॉप का कल्टीवेशन होता था एंड ये कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। परोती वो लैंड है जो कि कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर ले, कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाता है। छाछर वॉज दैट लैंड जो कि 3 या 4 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। एंड बंजर वो लैंड होता था जो बिल्कुल ख़राब होता था, जिसके ऊपर कल्टीवेशन जो है पॉसिबल नहीं होती थी, जिसे 5 या 5 से ज़्यादा साल के लिए जो है ऐसे ही अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वॉज इकोनॉमिक मेनस्टे ऑफ द मुगल एम्पायर, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो हम कह सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सके, जो कि लैंड रेवेन्यू को फिक्स करेंगे, कलेक्ट करेंगे अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रैपिडली एक्सपेंडिंग एम्पायर। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत थी जो कि लैंड रेवेन्यू को फिक्स करेंगे, साथ ही साथ कलेक्ट करेंगे फ्रॉम ऑल ओवर द एम्पायर। सो ये जो अपैरेटस था उसके अंदर एक दफ्तर होता था, एक ऑफिस होता था दीवान का। सो ये जो दीवान था, दैट ऑफिस वॉज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फिस्कल सिस्टम ऑफ द एम्पायर, यानी कि यही जो है लैंड रेवेन्यू को फिक्स करते थे एंड ऑल्सो यही जो है कलेक्ट भी करवाते थे। सो ये जो फिस्कल सिस्टम होता था मुगल पीरियड का, सो इसको दीवान के अंदर ही कंट्रोल किया जाता था। समझ में आया आप सभी को? Now moving on to another topic, that is आइन अकबरी of अबुल फजल अलामी। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है limitations of आइन, एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आइन अकबरी ये कल्मिनेशन था बहुत सारे हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स का, ठीक है, जो कि अबुल फजल ने जो है ऑथर किया था। एंड ये जो है काम करते थे अकबर जो एम्परर थे उनके अंडर, एंड ये जो प्रोजेक्ट था इट वाज कंप्लीटेड इन 1598 एंड 42nd रेगनल ईयर ऑफ द एम्परर। मतलब जब अकबर जो है वो 42nd ईयर ऑफ हिज रूल में थे तो उस टाइम पे ये कंप्लीट हुआ था, एंड इसके अंदर 5 रिविजन्स भी कर ली गई थी। सो आइन जो है ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा पार्ट है जो कि अकबर ने बनवाया था, ठीक है। सो ये जो बड़ा पार्ट है, जिसका पार्ट है आइन, उसको अकबरनामा कहा जाता है। अकबरनामा के अंदर 3 बुक्स आती हैं। पहली जो 2 बुक्स हैं वो हिस्टोरिकल नरेटिव देती हैं, हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, एंड आइन अकबरी जो है वो तीसरी बुक है जिसके अंदर क्या है, इम्पीरियल रेगुलेशंस के बारे में, ऑल्सो एम्पायर के बारे में लिखा हुआ है। आइन के अंदर डिटेल अकाउंट्स हैं कि कैसे जो है कोर्ट ऑर्गेनाइज होगा, कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आर्मी के बारे में, रेवेन्यू के सोर्सेज के बारे में, प्रोविंसेस के फिजिकल लेआउट के बारे में, लिटरेरी, कल्चरल, रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल के बारे में, यानी कि इन सभी के बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन दी गई है। ऑल्सो अकबर के गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इन सभी की एलेबोरेट डिस्क्रिप्शंस वगैरह दी गई हैं आइन के अंदर। सो आइन भी एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, आइन के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। आइन के अंदर भी 5 बुक्स है जिन्हें दफ्तर्स कहा जाता है, जिसमें से पहली 3 बुक के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है। फर्स्ट बुक को जो है मंजिल आबादी कहा जाता है, जिसके अंदर इंपीरियल हाउस होल्ड और उसकी मेंटेनेंस के बारे में लिखा गया है। सेकेंड बुक को जो है सिपाह आबादी कहा जाता है, जिसके अंदर मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है, सर्वेंट्स के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में लिखा गया है। एंड इस बुक के अंदर जो है शॉर्ट बायोग्राफीज़ एंड इम्पीरियल ऑफिसर के स्केचेस, ये सब कुछ जो है वो देखने को मिलते हैं। नाउ जो तीसरी बुक है मुल्क आबादी,
इसके अंदर क्या लिखा गया है, फिजिकल साइड ऑफ द एम्पायर, एम्पायर के अंदर कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, रेवेन्यू रेट्स क्या होते थे, तो ये सब कुछ लिखे होते थे। एंड इसके अंदर 12 प्रोविंसेस का एक अकाउंट भी हमें देखने को मिला है। पूरी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर बुक के अंदर देखने को मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल डिविजन्स वगैरह देखने को मिलती है कि कैसे रेवेन्यू को असेस किया जाता था, कैसे लैंड को मेजर किया जाता था, ये सब कुछ। बहुत सारे प्रोविंसेस जिन्हें सूबास कहते हैं उनके बारे में और उनकी सरकार के बारे में जो है लिखा होता था डिटेल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर टेबल्स होती थी जिसके अंदर 8 कॉलम्स थे। बेसिकली महल, किला, अराजी, ज़मीनें, पैमुदा, ठीक है, नकदी, रेवेन्यू असेस्ड इन द कैश, तो मतलब ऐसे 8 कैटेगरीज देखने को मिली है। पेज नंबर 218 ऑफ योर बुक, यू कैन सी इट, रीड इट। जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं आइन की लिमिटेशंस की। आइन एक ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट था विच वॉज स्पॉन्सर्ड टू रिकॉर्ड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्पायर, ठीक है। इसके अंदर जो है बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसको 5 बार ऑथर ने रिवाइज भी किया है, लेकिन जो हिस्टोरियंस इसको एनालाइज करते हैं, जिन्होंने इसे केयरफुली स्टडी किया है, उन्होंने देखा है कि आइन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एरर्स देखने को मिलते हैं। एंड जैसे कि अरिथमेटिक मिस्टेक्स हो गई होंगी, छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये माइनर मिस्टेक्स ओवरऑल डेटा को इफेक्ट नहीं करती। नाउ अनदर लिमिटेशन ऑफ आइन इज़ दैट कि डेटा जो है वो यूनिफॉर्मली हर एक प्रोविंस से कलेक्ट नहीं किया गया है। एक फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सूबा की, एक पर्टिकुलर प्रोविंस की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जबकि दूसरे पर्टिकुलर जगह की इतनी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि बंगाल, उड़ीसा, इन जगहों की एक डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ डिटेल में, हर एक एस्पेक्ट को जो है कवर नहीं किया गया है। दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ आइन। यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो होता है कंप्लीट। इसके अलावा प्लीज़ हैव अ लुक अक्रॉस दी टॉपिक्स, ठीक है। प्लीज़ एक बार गो थ्रू ऑल दी टॉपिक्स। क्लासिफिकेशन वाला जो क्वेश्चन था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो आपका मुकद्दम का जो रोल है वो भी एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट एंड इसी के साथ आपकी पूरी बुक कंप्लीट होती है। होपफुली हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।